कैसे हो बच्चों आप लोग। बच्चों नीट 2021 हो चुका, आपने अपने मार्क्स भी मिला लिए होंगे। रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन आपको आपका रिज़ल्ट ऑलमोस्ट पता है। आपको ही पता है कि आपकी क्या स्कोरिंग आ रही है। बच्चों आज का ये लेक्चर स्पेशली उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनका फिज़िक्स के कारण मार्क्स कम एक्सपेक्टेड है। इस बार जो नीट 2021 में फ़िज़िक्स आई, उसके कारण बच्चों का फ़िज़िक्स में जो परफॉर्मेंस है वो क्यों डाउन हुआ और वो कैसे इम्प्रूव हो सकता है, ये हम लोग आज के इस लेक्चर में बात करेंगे। ये लेक्चर स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्हें नेक्स्ट सेशन में 2022-2023 में एग्ज़ाम देना हो, ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे रिपीटर्स हैं, जो बच्चे ड्रॉप लेंगे, उन्हें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा नंबर फ़िज़िक्स में क्यों कम आया और उसे हम कैसे इम्प्रूव करें। ठीक है, तो बच्चों आज का ये वीडियो लेक्चर फ़िज़िक्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि गलतियाँ क्या होती हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है। तो क्योंकि अगर हम अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो हमें एक नया रिज़ल्ट कैसे मिलेगा। अगर हमारा उद्देश्य ये है कि हम एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुँचें, अपने मनपसंद मेडिकल कॉलेज में पहुँचें, तो उसके लिए हमें अपनी गलतियों को तो सुधारना होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पर्टिकुलरली फ़िज़िक्स में कहाँ क्या दिक्कतें आती हैं, स्पेशली बायो ग्रुप के बच्चों को, और उसका क्या सॉल्यूशन है, इसकी बात करने चल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है, तो आप लोग इस पॉइंट्स को नोट करना, इस पर अमल करना और फिर देखो कि आपका सब्जेक्ट कैसे इम्प्रूव होता चला जाता है। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो बच्चों सबसे पहले फ़िज़िक्स के लिए जो एक सबसे पहला जो मैं सेंटेंस यूज़ करूँगा बच्चों, वो है डू नॉट अवॉइड फ़िज़िक्स। मैंने देखा है कि बच्चे जो स्पेशली बायो ग्रुप के, वो उनको ये लगता है कि हम बायो और केमिस्ट्री को अच्छे से कर लें, फ़िज़िक्स अगर हमने थोड़ा बहुत भी कर लिया तो काम चल जाएगा। लेकिन अब वो स्थिति नहीं रह गई, क्योंकि अब जो कंपटीशन का लेवल है, जो मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, उसके अकॉर्डिंग अब ये पॉसिबल नहीं दिखता। तो आपको सबसे पहला काम तो ये करना है, बीइंग ए मेडिकल एस्पिरेंट, कि आपको फ़िज़िक्स को अवॉइड नहीं करना है, उससे घबराना नहीं है। सबसे पहले तो अपने मन से उस फोबिया को निकाल देना है कि ये कोई टफ सब्जेक्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक ईजी सब्जेक्ट है। बस हाँ, इसको पढ़ने का अपना एक तरीका है, अपना इसका एक पैटर्न है, उसको हमें फॉलो करना होगा। तो हमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बल्कि इस जगह पर हम लोग एक जो स्वामी विवेकानंद का एक प्रसंग है कि वो जा रहे थे, बनारस का ही प्रसंग है, बनारस की गलियों का ही प्रसंग है। बंदरों ने उनको घेर लिया, बंदर लगभग उन पर हमला करने की स्थिति में आ गए। वो लगभग भागने की स्थिति में आए, बंदर उनके पीछे भी दौड़ने लगे। तो तभी से उन्हें एक सन्यासी ने आवाज़ लगा के बोला कि भागते क्या हो, सामना करो, लड़ो इनसे, सामना करो। तो स्वामी विवेकानंद उनकी तरफ मुट्ठी बांध के, अपना मुक्का बना करके उनकी तरफ चल पड़े, उनकी तरफ, बंदरों की तरफ। बंदर चितर बितर हो गए, बंदर हट गए। वहीं से स्वामी जी को अपने जीवन का एक बहुत बड़ा प्रसंग मिला कि हमें अगर कोई सिचुएशन टफ है तो उससे भागना नहीं है, उससे लड़ना है। तो इस सब्जेक्ट से सबसे पहले तो अपने मन से एक ये फोबिया निकाल दो कि ये कोई टफ सब्जेक्ट है, इसको अवॉइड नहीं करना है, इसे फेस करना है, इससे लड़ना है, इससे जीतना है। अब अगली दिक्कत जो आती है बच्चों में, जैसे बच्चे जब 10th के बाद 11th में मैथ्स को छोड़ के बायो लेते हैं, तो उनमें से एक बहुत बड़ा परसेंटेज उन बच्चों का होता है जो कि मैथ्स को पसंद नहीं करते। किसी वजह से उनको मैथ्स उतना अच्छा नहीं लगती थी, जिस वजह से उन्होंने बायो लिया। तो अक्सर बच्चे, ये देखा गया है कि जो बायो ग्रुप के बच्चे होते हैं, जो मेडिकल के बच्चे होते हैं, उनका मैथ्स वीक होता है और फिज़िक्स में उस मैथ्स का एप्लीकेशन है। उन्होंने मैथ्स को इसीलिए छोड़ा था कि उन्हें मैथ्स पसंद नहीं थी, और फिज़िक्स के रूप में वो मैथ्स फिर से उनके सामने आ जाता है, भूत बन के सामने आ गया। तो हमें उतना डीप में नहीं जाना है जितना कि मैथ्स के स्टूडेंट जाते हैं। लेकिन यस, हमें बेसिक मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए। बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग, एंटी लॉग, एलसीएम, ग्राफ, स्लोप, यानी जो मैथ्स का एलिमेंट्री कंसेप्ट है वो तो हमें आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स ये आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ये आपको आनी चाहिए। इसके लिए बहुत डीप में नहीं जाना है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, जैसे कि बहुत बड़े जो बच्चे जाते हैं और जो मैथ्स वाले बच्चे जाते हैं, वो सब नहीं। तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करनी होगी। तो अगर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, या आप जानते होगे अपने सब्जेक्ट के बारे में, तो आप उसको इम्प्रूव करो, आप बेसिक मैथ्स को इम्प्रूव करो। कई बार फिज़िक्स बच्चों को इसीलिए टफ लगने लगती है क्योंकि उनका बेसिक मैथ्स कमज़ोर है।
तो आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया बच्चों कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट फिजिक्स बच्चों रटने का सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। अगर आपने गलती से भी इस सब्जेक्ट को रटने की कोशिश की तो फिर ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है। आप इसको बिल्कुल रटने की गलती मत करो, इसे समझो। इसमें कंसेप्ट्स होते हैं, उन्हें समझो, और जब आप इसको समझ लोगे, आप इसको जब सब्जेक्ट को समझना शुरू करोगे तो आपको इस सब्जेक्ट में रियली मज़ा भी आएगा और ये स्कोरिंग भी है, क्योंकि अगर एक बार इसके कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए तो फिर वो आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार आपने ये समझ लिया कि धागे में टेंशन, अगर आपने एक ब्लॉक को नीचे लटकाया है तो उसमें जो टेंशन है ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ लगेगा। एक बार आपको समझ में आ गई बात तो फिर वो आपको पूरी फिज़िक्स में बार बार आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़नी है, वो आपको दिमाग में आपके ताज़ा रहेगा। वो इवन आपकी तैयारी करने के 10 साल बाद 5 साल बाद कोई पूछेगा तो भी आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसे समझना है, इसको रटने की गलती बच्चों बिल्कुल मत करो, क्योंकि एक सेगमेंट बच्चों का ये भी है, क्योंकि वो उनकी रटने की आदत होती है तो लगता है हम लोग इस सब्जेक्ट को भी रट लें। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो फिज़िक्स एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, उसे समझना है। बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं उन पॉइंट्स की जहाँ पे कि गलती बच्चे करते हैं। आपने एग्ज़ाम दिया है, आपको ये पता है कि आपने कहाँ गलती की है, और अगर उस गलती को एनालाइज नहीं करोगे तो उसमें सुधार कैसे होगा। और फिज़िक्स का पेपर टफ़ आया, ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत एक्सेप्शनली टफ़ आ गया। 2017-18 में इसी टाइप का पेपर आया था, तो उसी के अकॉर्डिंग रैंक ऊपर नीचे जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ ऊपर नीचे जाएगा, तो वो बहुत मैटर नहीं करता। लेकिन अगर पेपर टफ़ आ जाए तो भी हम परफॉर्म कर सकें, पेपर इजी आ जाए तो भी कर सकें, यानी किसी भी हालत में पेपर कैसा भी आए हम अपनी रैंक को सुरक्षित कर सकें, मेडिकल कॉलेज में अपने पसंद के मेडिकल कॉलेज में जा पाएँ, उसके लिए हमें अपनी गलती को तो सुधारना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर हम इस समय एग्ज़ाम देने के बाद में, साल भर तैयारी करने के बाद में, अगर हमें लग रहा है कि हमारा नंबर कुछ कम आ रहा है, 400 450 इस रेंज में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इवन 500 डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी, किसकी कौन सी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं गलती तो है। और अगर फिज़िक्स के कारण वो बिगड़ा है तो हमें उसको सुधारना तो पड़ेगा, और अगर उसको सुधार लेंगे तो क्यों नहीं अच्छी रैंक आएगी नेक्स्ट ईयर हमारी। अगला पॉइंट बच्चों, बच्चे न्यूमेरिकल करने से भागते हैं, क्वेश्चंस फेस करने से भागते हैं। ये गलती मत करो, क्वेश्चंस को फेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को फेस करो। बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, ध्यान से सुनो, पूरा देखो, नोट करो पॉइंट्स को। इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस फेस करो। जितनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तुम फेस करोगे उतना तुम्हारा उस सब्जेक्ट पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना तुम्हारा सब्जेक्ट पे कमांड बढ़ेगा। जब एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें ये पता है कि हाँ ये कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि तुमने उस पर उतनी प्रैक्टिस कर रखी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस को फेस करो, और ये देखो कि जैसे ये नहीं कि हमने एक फार्मूला लिया और उसी के पास हमने क्वेश्चंस को करना शुरू कर दिया, उसी को किए जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को फेस करो। किसी एक टॉपिक का जैसे वो टॉपिक खत्म हो गया, जैसे मान लो आपने अपने इंस्टीट्यूशन में प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर लिया, तो अब आप ये काम करो कि प्रोजेक्टाइल के जो कंपटीशन के आए हुए क्वेश्चंस हैं और जगहों के, इवन जेईई मेंस के क्वेश्चंस, उनको भी लेकर के आप सॉल्व करो, ताकि आपको ये पता चले कि इसी टॉपिक पर कैसे वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे और चैप्टर्स को मिला के भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में होता है कि बॉल को आपने तिरछा ऐसे फेंका है, उसमें प्रोजेक्टाइल का भी कंसेप्ट है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैट का भी कंसेप्ट है। तो जब आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन फेस करोगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा जो ज़रूरी होता है कंपटीशन को फेस करने के लिए, कंपटीशन को क्लियर करने के लिए। तो बच्चों क्या बताया आपको ये पॉइंट कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को फेस करना है। ठीक है, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को फेस करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की। फॉर्मूला सेट बच्चों ज़रूर तैयार करो। फॉर्मूला ज़रूर तैयार करो। एक जैसे कॉपी लिया, उसमें वेक्टर से लेकर के लीनियर, प्रोजेक्टाइल, हीट, एटसेट्रा एटसेट्रा, पूरा मॉडर्न तक का, फ्लूइड तक का सारे फॉर्मूले लिख डालो। वो फार्मूला चार्ट, और उसको बनाने का तरीका बच्चों ये रहेगा कि कॉपी में तुम पूरा छोटा छोटा लिखो, ताकि अगर उसको फैला के लिखने में तुम्हारा 10 पन्ना लगता तो वो काम तुम्हारा 6 पन्ने में हो जाए, 7 पन्ने में हो जाए। रीज़न कि जब वो कम पन्ने में रहेगा तो तुम्हारे लिए रिवाइज़ करना आसान रहेगा, और जब वो कम पन्ने में रहेगा तो तुम्हारा उसको पढ़ने का मन करेगा। फार्मूला चार्ट बनाने का बच्चों बेनिफिट सबसे बड़ा क्या मिलता है कि एक तो पूरा सब्जेक्ट तुम्हारे आँख के सामने से गुजर जाता है, तुमको उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। जब भी कभी तुम बैठे हो, मान लो तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो तुमने उसको उठाया और तुमने उसको देख लिया,
तो उससे तुम्हारा एक पूरा जो सब्जेक्ट है कहीं ना कहीं तुम्हारी आँख के सामने से गुजर गया। तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये मिला कि तुमको तुम्हारा पूरा सब्जेक्ट आँख के सामने से गुजर गया, तो उससे तुमको एक कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि तुम जब भी तैयारी कर रहे होगे तुम पूरे सब्जेक्ट पे एक साथ तो तैयारी कभी नहीं करोगे, तुम कुछ ना कुछ चैप्टर्स ही पढ़ रहे होगे। और अक्सर ऐसा होता है कि तुम एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो तुमको लगता है पीछे वाला चैप्टर हमारा भूल गया है, होता है ऐसा। तो इससे तुमको एक तो फॉर्मूले सारे तैयार, दूसरा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, पूरा सब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक बार तुम्हारी आँख के सामने से गुजरता रहेगा। तो बच्चों ये टिप क्या है कि आप फॉर्मूला चार्ट जरूर तैयार करिए किसी कॉपी पर, चार्ट पेपर पे जैसे करना है, लेकिन हाँ उसे तैयार जरूर करो, एक फॉर्मूले का सेट प्रिपेयर जरूर करो। नेक्स्ट बच्चों, रिवीजन जो होता है वो कई बार देखा है बच्चों को कि वो उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बनता है, बड़ा इशू बनता है। ये वो है भी, क्योंकि इतने सारे चैप्टर, इतने सारे कंसेप्ट, इतनी सारी वैरायटी के क्वेश्चंस, रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन इज़ ए पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। वो ऐसा नहीं है कि आपने लास्ट का 1 महीना तय कर दिया कि उसको आप रिवीजन के लिए करोगे। वो तो ठीक है, वो तो आप मॉक टेस्ट दो, उसमें आप अपना टाइम मैनेजमेंट सही करो, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन रिवीजन इज़ ए पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। वो आप अगर पॉसिबल हो तो डेली आधा घंटा, नहीं पॉसिबल हो रहा है तो 3 दिन 4 दिन में कुछ टाइम आप ज़रूर ऐसा निकालो जिसमें कि आपने जो पीछे का पढ़ा हुआ है उसको आप रिवाइज ज़रूर करो, ठीक, ताकि रिवीजन आपका साथ साथ चलता रहे। अभी आगे बताते हैं कि उसको टेस्ट के जरिए कैसे कवर करना है। अभी आगे इस पर और टिप्स हम लोग देते हैं कैसे इस काम को करना है। और बच्चों जहाँ जहाँ भी इसमें अगर आपको डाउट होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के पूछो, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। और आप रिवीजन को अपने प्रिपरेशन के साथ में लेके चलो। आप ये देखो कि जैसे रिवीजन में कौन से चैप्टर्स या किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक आपको टफ लग रहा है, कौन से वैरायटी का क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, तो आप उसको मार्क कर लो ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर सको। जैसे आपने एक नोट्स बना लिया, आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर कंसेप्ट आपको अभी भी टफ लग रहा है या वो कंसेप्ट आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा है, तो आप उसको किसी और कलर के पेन से मार्क कर दो। तो जब आप पन्ने को खोलोगे तो जहाँ पे आपने मार्क किया होगा वहाँ पे आपकी निगाह पहले जाएगी। तो जब उसको देखोगे तो उसमें आपको ये पता रहेगा कि अच्छा ये इसमें ये कंसेप्ट यूज़ हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप सारे कंसेप्ट में फंस रहे हो, आप कुछ कंसेप्ट में ज़्यादा फंस रहे हो। अब आप जब रिवीजन कर रहे हो तो आप उनका रिवीजन बार बार कर रहे हो जो आपको आता है, लेकिन जो आपको नहीं आता है या जिस पे आप फंस रहे हो उसको आप बार बार इग्नोर कर दे रहे हो। और जो आपको नहीं आता वही तो आपको मुख्य रूप से सीखना है ना। तो रिवीजन को ऐसे करो, अपने पार्ट ऑफ प्रिपरेशन बनाओ, और जब आप नोट्स बनाते हो उसी समय आप उस पर मार्क करो कि अच्छा ये टफ लग रहा है, ये इजी है, ये तो आता है, ये टफ लग रहा है, उसको मार्क कर दो, ठीक है। तो रिवीजन इज ए पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट, अक्सर देखा है बच्चों को कि वो टेस्ट से भागते हैं। अगर उनकी कोचिंग में टेस्ट अनाउंस हुआ है, अगर उनके इंस्टीट्यूशन में टेस्ट है तो वो भागते हैं, वो उनकी कोशिश होती है कि टेस्ट ना देना पड़े। ये आदत बिल्कुल छोड़ दो, ये आदत बिल्कुल छोड़ दो। अगर सिलेक्शन पाना है, अगर एक अच्छी रैंक पानी है तो ये आदत बिल्कुल छोड़ दो। टेस्ट ज़रूर फेस करो, टेस्ट ज़रूर फेस करो। और बल्कि टेस्ट के बीतने के बाद जो सिलेक्शन वाले बच्चे करते हैं, जो बच्चे इस लेवल पर हैं कि वो रैंक पाने के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, वो सिर्फ सिलेक्शन के लिए नहीं, वो रैंक के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, वो जो करते हैं वो तुम भी करो। ये चेक करो, जैसे पेपर तुमने एक बार दे दिया, चाहे वो सब्जेक्ट का है, चाहे वो कॉमन टेस्ट है, यानी सारे सब्जेक्ट्स का मिला के है, ये ज़रूर चेक करो कि कितने क्वेश्चन तुम्हारे आते हुए सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन तुम्हारे आते हुए गलत हो गए हैं, कितने क्वेश्चन तुम्हारे आते हुए छूट गए हैं, कितने क्वेश्चन तुमको आते ही नहीं हैं ना, यानी ना तुम उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में कर पाए और ना उन्हें तुम घर पे ले आकर के कर पाए हो। यानी पेपर देने के बाद में जो तुमने टेस्ट पेपर दे दिया तो उसके बाद में उसको घर ले आकर के उस पर थोड़ी एनालिसिस ज़रूर करो और ये देखो कि कितने क्वेश्चन आते हुए सही हो गए, यानी उतना नंबर अपनी जेब में आ गया, कितने क्वेश्चन अपने ऐसे हैं जो कि आते हुए गलत हो गए। वहाँ उसने हमें सबसे बड़ी चोट दी, जिससे हमें 4 नंबर मिलना चाहिए था, वो 1 नंबर काट के ले गया, यानी टोटल उसने हमें 5 नंबर की चोट दी। कितने क्वेश्चन आते हुए हमारे छूट गए, वो कहीं ना कहीं वो टाइम मैनेजमेंट का इफ़ेक्ट होगा। हो सकता है हमने कहीं ज़्यादा किसी क्वेश्चन में समय लगा दिया, किसी चैप्टर में ज़्यादा समय लगा दिया। लास्ट इसमें हमें कितने क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे हमारी नॉलेज की कमी है, हमें अपने नॉलेज को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारा जो कंपटीशन है बच्चों वो
लगभग 16-17 लाख बच्चों में है, तो हम उसमें ज़रा सी भी गलती को अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, हो सकता है आपके सराउंडिंग में आपको ये दिखाई दे रहा हो कि बच्चे लापरवाही कर रहे हैं, तो उससे मतलब नहीं है। आपकी लड़ाई तो वो जो टॉप ब्रीड के लिए हो रही है, टॉप रैंक्स के लिए हो रही है, उसमें लड़ाई है। और अगर उसमें हमें पहुंचना है तो ऑब्वियसली हमें वो करना पड़ेगा जो कि जो उस सेगमेंट के बच्चे कर रहे हैं, जो उस पर्टिकुलर सेगमेंट के बच्चे कर रहे हैं, हमें वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो लगभग 16-17 लाख बच्चों ने इस बार एग्ज़ाम दिया है, तो इसलिए हम कोई भी गलती को अफोर्ड नहीं कर सकते। जिन बच्चों का भी 400 के रेंज में मार्क है बेटा, अब ये अलग अलग कैटेगरी के बच्चों की बात हो सकती है, हमने एक जनरल मार्क्स की बात की है, लगभग 400। तो उन जो भी 400 के अराउंड मार्क्स वाले बच्चे हैं, ये लोग तो हफ्ते में एक मॉक टेस्ट ज़रूर फेस करें। अब ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है। अब जैसे मान लो किसी बच्चे का इस बार एग्जाम्पल लेते हैं, किसी बच्चे का इस बार आ रहा है 450 मार्क्स, ऑब्वियसली उसे अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा, जनरल की बात कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो उससे अब क्या होगा, वो जिस भी कोचिंग में पढ़ेगा, जहाँ भी पढ़ेगा, कुछ चैप्टर चल रहे होंगे, कुछ चैप्टर बाद में आएंगे, यही होगा ना। कुछ तो चैप्टर बाद में आएंगे, चाहे वो मॉडर्न बाद में आए, चाहे वो फ्लूइड बाद में आए, चाहे वो मैग्नेटिज्म बाद में आए, कुछ तो बाद में आएगा ही आएगा। तो होता क्या है कि जो उसको आता था वो उसका स्ट्रांग होता जा रहा है, लेकिन जो उसका नहीं आता था वो वीक ही छूटता चला जा रहा है। तो पेपर एक मॉक टेस्ट अगर हफ्ते में वो एक मॉक टेस्ट एटलीस्ट फेस करेगा, तो उसे ये पता रहेगा पूरे सब्जेक्ट के बारे में, एक तो आइडिया रहेगा बार बार, और उसका एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, प्लस उसे ये पता चलेगा कि उसकी जो गलतियां हैं वो कहाँ पे थी और क्या गलती थी, तो उसको रिमूव कर पाएगा। क्योंकि इस बार जो उसने पेपर दिया था वो ये मान के तो नहीं दिया था कि इस बार सिलेक्शन नहीं होगा उसका, उसने तो यही मान के दिया था कि मेरा सिलेक्शन होगा, और उसने पूरी तैयारी के साथ दिया था। तो ठीक है, उसका मार्क्स कम आया, किसी कारण कम आया, तो उस कारण को रिमूव करने की ज़रूरत है, ना कि वो पूरी जो प्रिपरेशन है हमने फिर उसी पैटर्न पे डाल दिया जिस पैटर्न पे पिछली बार था। तो जो पिछली बार स्ट्रॉन्ग था वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो पिछली बार वीक था वो वीक ही छूट गया। तो जिनका भी, हाँ, जिन बच्चों का मार्क्स अगर बहुत कम है, अभी 200 की रेंज में है, 300, उन्हें तो उससे शायद उतना बेनिफिट ना हो, लेकिन अगर वो भी देते हैं तो उनको बेनिफिट होगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, जो बच्चे कट ऑफ के आसपास में है, या कह लीजिए जो सिलेक्शन के रेंज में हैं, 450-500 के रेंज में है, अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, तो वो बच्चे जो हैं, और स्पेशली जिनको ये पता चल रहा है कि मेरा फिजिक्स के कारण ही मेरा सिलेक्शन रुक रहा है, गड़बड़ा रहा है, तो उसे एक मॉक टेस्ट तो हफ्ते में कम से कम देना ही चाहिए। ठीक है, तो बच्चों एक पॉइंट ये है, सारे पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन पॉइंट्स को नोट करो, इन पॉइंट को इम्प्लीमेंट करो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, एक अच्छी रैंक से होगा। बस ये है कि जो तुम्हारी कमियां हैं, अगर उनको दूर नहीं करोगे तो कैसे। नेक्स्ट, बस हम लोग अपने एंड की तरफ हैं, हम लोग इस वीडियो के एंड की तरफ हैं। अपनी वीकनेस पहचानो कि किन चैप्टर्स पे तुम वीक हो, किन चैप्टर पे तुम स्ट्रांग हो। जो स्ट्रांग हैं उनको रिवीजन करके मेंटेन रखो, जो वीक हैं, मान लो एग्जांपल लेते हैं बच्चों, किसी बच्चे का सपोज मैग्नेटिज्म वीक है, तो उसके इंस्टीट्यूशन में मैग्नेटिज्म का जब नंबर आएगा, जब बारी आएगी तब पढ़ाया जाएगा। तो क्या करो, मैग्नेटिज्म को पहले ही पढ़ो और उसके बेसिक कंसेप्ट्स कम से कम क्लियर करो, और अपने इंस्टीट्यूट के टीचर से रिक्वेस्ट करके बाद में थोड़ा समय लेकर के क्लास के बाद में, ऑब्वियसली क्लास के अंदर तो वही सिस्टम से पढ़ाएंगे, क्लास के बाद में उनसे थोड़ा टाइम लेकर के उस चैप्टर को क्लियर करो, ताकि जब वो चीज़ क्लास में पढ़ाई जाए, जब वो चैप्टर क्लास में पढ़ाया जाए, तो तुम उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओ। नहीं तो बच्चों फिर वही होता है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जो काम आसान लग रहा है उसको करने का मन करता है, और जो कठिन लग रहा है उसको वो छूटता ही चला जाता है। तो इसमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। ये तुम्हें लाइफ में आगे भी हर तरह से मदद करेगा। तुम्हारी वीकनेस क्या है, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों क्या हो गया अपना, कि वीक चैप्टर्स को पहचानो। किसी का एचएसएम वीक होगा, किसी का मैग्नेटिज्म वीक होगा, किसी का मॉडर्न वीक होगा। जिसका जो वीक है वो उसको पहले पढ़े, यानी इंस्टीट्यूट का इंतजार ना करे कि इंस्टीट्यूट वाले में जब पढ़ाया जाएगा तो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट टिप क्या दिया आपको, कि जो चैप्टर्स आपके वीक हैं आप उनको भी पैरेलल लेके चलो, आप उनको भी तैयार करो। बच्चों जितने टिप्स दिए हैं इन सबको नोट करो, सबको नोट करके सब पर इम्प्लीमेंट करो, एक अच्छी रैंक से तुम्हारा सिलेक्शन होगा। हताशा बच्चों जो है वो देखो, अब इस समय क्योंकि आप एग्ज़ाम दे के हटे हो, निराशा भी हावी होगी, मन में डिप्रेशन आ रहा होगा कि नंबर कम आ रहा है, पूरे साल तैयारी किया,
पेरेंट्स ने इतना पैसा खर्च किया, अब उसका क्या नतीजा निकलेगा। कोई बात नहीं, लाइफ में उतार चढ़ाव चलता है। एक बार आपने अच्छी रैंक से अपनी एक सीट कंफर्म कर ली तो ये लड़ाई यहाँ ख़त्म ना। और जब व्यक्ति अपने मंजिल के नज़दीक होता है, सबसे नज़दीक होता है, तो उसमें हताशा सबसे ज़्यादा होती है। उजाले से पहले का अंधेरा सबसे घना होता है। तो ये वही टाइम है जिसमें कि आपके मन में तरह तरह के विचार आते हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कोर्स कर लें, या ग्रेजुएशन करके। वो सारे रास्ते अच्छे हैं, ऐसा कोई बुरा नहीं है, लेकिन जिस रास्ते पर तुम इतना आगे निकल आए हो, जिस रास्ते पर तुम इतना आगे निकल आए हो कि अब अगर 100, 150, 200 नंबर की कमी रह गई है लगभग, तो उसको अगर दूर कर लें तो हम एक अच्छे कैरियर को पा सकते हैं। तो वहाँ फिर हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, वहाँ हमें फिर से अटैम्प्ट लेकर के लेकिन अटैम्प्ट लेने का मतलब ये नहीं है कि हम उन्हीं गलतियों को फिर से दोहरा दें। हमें अपनी गलतियों को भी संभालना है, सुधारना है। तो वो गलतियाँ हम फिर ना दोहराएं, लेकिन उनसे सीख लेकर के अगर हम चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं तो एक अच्छा कैरियर बन सकता है। तो इसलिए बच्चों, निराश बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है? निराश बिल्कुल नहीं होना है। जहाँ भी आपको जिस भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो बच्चों, आप ज़रूर पूछ सकते हो। आप फिर से एक बार अच्छी तरह से तैयारी में जुटो। ACL एजुकेयर में ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, फिर इसकी ऑनलाइन क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। उसका आपको नोटिफिकेशन जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहो, उसमें आपको नोटिफिकेशन जाएगा। और इसको अपने फ्रेंड्स को भी सर्कुलेट करो, क्योंकि इस समय बच्चों में एक बहुत ज़्यादा निराशा है, ख़ासतौर से वो सेगमेंट जो 100 नंबर की 100, 150 नंबर की दूरी पर खड़ा है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो 600 पर सिलेक्शन होता है एग्जाम्पल, तो जो 500 की रेंज वाले बच्चे हैं उनमें सबसे ज़्यादा, और ये बच्चे काफ़ी सारी संख्या में हैं। और अगर ये प्रिपेयर करें अच्छे से तो अगले साल का बेस्ट रिज़ल्ट है ये। तो बच्चों, फिर इसकी ऑनलाइन क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट होंगी, तो इसका आपको पूरा नोटिफिकेशन जाएगा। आप इस चैनल से जुड़े रहो, और कहीं कोई दिक्कत होती है, कहीं कोई चीज़ आप पूछना चाहते हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स पे लिख करके पूछो। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।